Okay. I just welcome to all the attendee of in this workshop and कल के जो वर्कशॉप का जो हमारा दूसरा सेशन था, जिसमें कि हम लोगों ने फाउंडेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात की थी कि कैसे एक थॉट जो कि डिब्रॉय का था एंड उसके बाद से वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड देन वेव फंक्शन कोलैप्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड देन द इश्यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड कंटेक्चुअलिटी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात हुई थी। एंड फाइनली ये बात हुई थी कि सुपरपोजिशन एक प्रिंसिपल है जिसको नेचर फॉलो करता है। क्वांटम मैकेनिकली इट इज़ द रियलिटी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है। और उसके लिए हम लोग ने क्वाइन का एक एनालॉजी भी देखी थी कि क्वाइन में जिस तरह से हेड और टेल होते हैं, उनको हम सुपरपोजिशन, स्पिनिंग क्वाइन को सुपरपोजिशन की स्टेट में मान सकते हैं। और उन पिछले कल के जो सेशंस हैं उनकी यूट्यूब लिंक जो है वो ग्रुप पर शेयर है। सो इन केस अगर आप कभी देखना चाहेंगे कि क्या सेशन 2 का था और क्या सेशन 3 में हम लोग बात करेंगे, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। So let me start today's session, and this is going to be a little bit mathematical because we can't avoid the mathematics if we really want to understand the quantum computation, quantum information, or in general quantum technology thing. वैसे मैथमेटिक्स इसके बहुत हैवी नहीं है उस तरह से। आपको लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन्हीं चीज़ों को ही मेनली यहाँ पर देखना है बिकॉज हम लोग फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं पे ही हम लोग का काम हो जाएगा। अदरवाइज क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इंफॉर्मेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी में तो मतलब फंक्शनल एनालिसिस से लेकर के होमोमॉर्फोलॉजी, टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल कंप्यूटेशन, बहुत कुछ है जो कंप्यूट मैथमेटिकल लेवल पर इस पर काम करता है। बट वी आर जस्ट फोकसिंग द बेसिक्स बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग साइंस। So let us start with this quote by Gauss। और ये बहुत ही सही भी बात है, एक इंस्पायरिंग बात भी है कि इट इज नॉट द नॉलेज बट द एक्ट ऑफ लर्निंग, नॉट द पोजीशन बट द एक्ट ऑफ गेटिंग देयर विच ग्रांट्स द ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट। तो मिला के कहने का मतलब यही है कि जब हम सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं और सीख लेते हैं, तो जो प्रक्रिया होती है वो काफी इंजॉयमेंट वाली होती है, काफी उल्लास वाली होती है, क्योंकि हम सीख रहे होते हैं, हम एक यात्रा पे होते हैं। तो यात्रा जो होती है वो हमेशा से आनंददायक होती है, चाहे वो नॉलेज एक्वायर करने की हो, चाहे वो प्रोफेशंसी की हो। और ये गॉस है, और ये इसी चीज को मैं भी यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि जब इस इन वर्कशॉप के इन स्लाइड्स को प्रिपेयर कर रहे थे, देन आई फील दैट कि हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड एंड हाउ आई मे ट्राई टू कनेक्ट देम। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नोटेशन। हम क्वांटम कंप्यूटिंग में या इन जनरल आप क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक नोटेशन को फॉलो करते हैं। तो वर्चुअली अगर हम जो भी टीचिंग या रिसर्च पेपर आप देखेंगे, तो क्वांटम इंफॉर्मेशन और क्वांटम कंप्यूटेशन इज हैविली रिलाई ऑन द डिराक नोटेशन, और बहुत ही शॉर्ट हैंड नोटेशन है, बहुत ही यूजफुल नोटेशन है। कंप्रेस कर देते हैं पूरी मैथमेटिकल जो भी आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं। सो अगर आप और इस हम ब्रैकेट, बेसिकली हम ब्रैकेट नोटेशन को फॉलो करने जा रहे हैं। क्या है केट? तो जो ब्रैकेट का ही दो पार्ट से ब्रैकेट बना है। केट मतलब ये नोटेशन है उसका, लेट मी जस्ट, केट का ये जो आपका ट्राइंगुलर साइज जो हम बना रहे हैं, दिस इज द नोटेशन फॉर केट। और बेसिकली ये कॉलम वेक्टर के फॉर्म में है। तो अगर इस वेक्टर के अंदर कंपोनेंट A1, A2, A3 कंपोनेंट हैं, तो हम केट को इस तरह से डिनोट करते हैं। दिस इज द नोटेशन ऑफ केट, बेसिकली स्टेट को दिखाने के लिए। तो जैसे अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग में जीरो स्टेट दिखा रहे हैं, अब जीरो लाइक टेल है, या जीरो लाइक नो हो गया, तो इस जीरो को हम वन जीरो के कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज वी आर डेवलपिंग द लीनियर अलजेब्रा ऑफ दिस थिंग। सो हम जब भी केट जीरो कहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम वन जीरो कह रहे हैं। और जब हम ब्रा जीरो कहेंगे, इसका मतलब है हम रो मैट्रिक्स वन जीरो कह रहे हैं। आप इन एरो को फॉलो करें तो। और वैसे ही जब आप केट वन कह रहे हैं, इसका मतलब आप जीरो वन के कॉलम मैट्रिक्स को ले रहे हैं, और जब ब्रा वन कह रहे हैं तो आप जीरो वन के रो मैट्रिक्स को कह रहे हैं। केट जो होता है बेसिकली उसको करस्पॉन्डिंग का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तब थोड़ा वैल्यूबल हो जाता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तब थोड़ा सा वैल्यूबल हो जाता है जब आपकी जो कंपोनेंट है A1 A2 जो कंपोनेंट हैं, अगर ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, A1 A2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो कॉन्जुगेट का वहां पर वैल्यू आता है। अगर ये रियल नंबर है तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो केट होता है वो कॉलम मैट्रिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो ब्रा होता है वो रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉरी सॉरी, और इनर प्रोडक्ट और ऑर्थोगोनलिटी की बात करें, ये सब टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने इस लीनियर अलजेब्रिक फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो सपोज हमारे पास एक यू केट है,
जिसके कंपोनेंट हैं A1 से लेकर AN तक। हमारे पास V है एक किट जिसमें कंपोनेंट है B1 से BN तक। बेसिकली आप इसको वेक्टर समझें, वेक्टर स्पेस हम चूंकि यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप U को एक वेक्टर माने जिसके कंपोनेंट है A1 से लेकर AN तक। V एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है B1 से लेकर के BN तक, और उनको हम इस तरह से कॉलम मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप यूवी का यू को ब्रैक करके वी के किट से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब है कि आपको यू ने, जैसे आपने यू का ब्रैक कंसीडर किया, आपने ए का ट्रांसपोज ले लिया, तो A1 से A2 का ट्रांसपोज लोगे तो वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वी देखें, आप वी को एज इट इज आप ले रहे हो। तो जब भी आप ब्रैकेट ऑफ यूवी लेते हो, जिसको हम इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी कहेंगे, सो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में एक कॉलम मैट्रिक्स और एक रो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। और इसी चीज को आप जब आगे और भी बात करते हैं, तो आपके पास ये तमाम तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं जो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती हैं। इसमें से आप देखें, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, अगर आपके पास u और v दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो आपने कंसीडर किए हैं, जिनको अगर आप इस फॉर्मुलेशन से ले जा करके इनर प्रोडक्ट लेते हो और उसका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, जरूरी नहीं हर बार हो, बट इन केस अगर ये दो वेक्टर्स u और v अपना इस तरह का मैथमेटिकल आपस में मल्टी एक तरह से ऑपरेशन होता है, और उसके बाद अगर जीरो आ जाता है, तो हम इन u और v को ऑर्थोगोनल कहेंगे। इन जनरल टू डायमेंशनल कार्टेशियन या यूक्लिडियन स्पेस में ऑर्थोगोनलिटी का मतलब परपेंडिकुलर होता है। हम ये मान के चलते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, इट मींस दैट दे हैव सेपरेशन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री सेपरेशन होता है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये जो 90 डिग्री का सेपरेशन होता है, ये यूक्लिडियन स्पेस या मतलब हम कार्टेशियन स्पेस की हम बात करें वही होता है। और हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस हैं आगे आने वाले समय में। तो अभी आप एक डेफिनेशन अपने पास रखें कि अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, तो इसका मतलब है उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। सो ये इनर प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनलिटी, कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, ये सब कुछ किसके फॉर्मुलेशन है? लीनियर अलजेब्रा के फॉर्मुलेशन है। और वहां जो हम लोग वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, ये वैसा कुछ फॉर्मुलेशन है। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी वेक्टर कैलकुलस, सॉरी, लीनियर अलजेब्रा को आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये सब उसके फंडामेंटल्स हैं जो आपको एकदम से आपको ध्यान में आ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज है जिसपे काफी ज्यादा जोर दिया जाता है कि ऑर्थोगोनलिटी, मतलब हमने क्या कहा, हमने यू और वी वेक्टर्स लिए, और आने वाले समय में हम कहेंगे कि यू और वी वेक्टर्स जो हैं ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट क्या है वो भी बात होने वाली बात है। तो अब अगर हम स्टेट डिफाइन कर लें इन टर्म ऑफ वेक्टर्स, और फिर हम कह रहे हैं वी नीड टू सी द वेक्टर्स इन ऑर्थोगोनल स्टेट, देन द प्रॉब्लम, हमारा क्वेश्चन है कि हम ऑर्थोगोनलिटी के लिए इतनी आसक्ति क्यों है, ऑर्थोगोनलिटी के लिए हमारा इतना जोर क्यों है? आप देखें, यहाँ पर एक पेपर है, एसर पेरेस। एसर पेरेस इज सपोज टू बी द लीडर ऑफ क्वांटम कंप्यूटेशन, और किसी भी लिहाज से एक नोबेल लेवल से कम नहीं थे, अब तो नहीं है दुनिया में। इन्होंने डेडिकेटेड एक पेपर लिखा था कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट, एंड इट इज अ वेरी लैंडमार्क पेपर, although it is published in physics letter A, but never judge a book by its cover. This is a great paper। और इस पेपर में उन्होंने इस चीज को स्पेसिफिकली बताया है कि नॉन ऑर्थोगोनलिटी या ऑर्थोगोनलिटी स्टेट्स के लिए क्या मतलब है, उसकी उसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। अभी हमने पीछे देखा है कि अगर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाए, देन दे बिकम ऑर्थोगोनल। ओके, दैट्स गुड। बट उससे क्या, क्यों? अगर हमारे पास बहुत सारे स्टेट हैं, तो हम क्या करें कि हम उनमें ये चेक करते चले जाएं कौन कौन ऑर्थोगोनल है, कौन कौन ऑर्थोगोनल नहीं है। इवन आफ्टर आफ्टर दिस पेपर एंड मच डिस्कशन, देयर इज अनदर पीआरएल पेपर, जिसमें कि जो कि ये स्पेसिफिकली बताया गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन ऑर्थोगोनल क्वांटम स्टेट्स ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियर स्पिन। बेसिकली जो फर्स्ट पेपर है एसर पेरेस का और जो दूसरा पेपर है, इन दोनों में अंतर क्या है? ये थेरेटिकल पेपर है एसर पेरेस का, और ये एक्सपेरिमेंटल पेपर है। मतलब जब न्यूक्लियर स्पिन प्रोसेस से फिजिकल क्यूबिट बनाए गए, तो अगेन फिजिकल क्यूबिट में इस बात की जरूरत महसूस हुई कि हमें प्रैक्टिकली भी इस बात को अश्योर करना है कि ये जो क्यूबिट्स हैं, जो फिजिकल क्यूबिट्स हैं, दे मस्ट सेटिस्फाई द ऑर्थोगोनलिटी। तो थ्योरेटिकली एक लीडर से हमारे पास स्टडीज हैं और हमारे पास प्रैक्टिकल स्टडीज हैं, लेकिन सवाल वही बना है कि ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल स्टेट से हम क्या निकालेंगे। तो आने की कुछ स्लाइडें, आगे कुछ स्लाइडें हम लोग इसी बात पे बात करेंगे, व्हाई ऑर्थोगोनलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो फिर से पीछे जाके शुरू करते हैं। हम लोगों ने बात की थी क्लासिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग बाइनरी डिजिट की बात करते हैं। बाइनरी डिजिट का मतलब होता है जीरो और वन को यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, अगर आपके पास ये स्विचेस हैं, तो आप स्विच की एक स्टेट को जीरो कह सकते हो, दूसरी स्टेट को वन कह सकते हो। सपोज आपने स्विच ऑन है, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहा है, इट्स ऑन स्टेट। जब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा रहा है, इट्स जीरो स्टेट।
इस तरह से। अब खास बात यहाँ पर यह है कि इन दोनों को हम पहचान सकते हैं, मतलब पहचान सकने का मतलब हम अपनी आंखों से, अपनी फिजिकल सेंसेस से ये पहचान सकते हैं कि जब स्विच ऊपर है तो पंखा चल रहा होगा, स्विच नीचे है पंखा बंद हो गया होगा। तो पंखे को चलता और रुकता देख करके भी हम ये कह सकते हैं कि वो 0 1 को बिलोंग कर रहा है। या हम पंखे को ना देखें, स्विच को ही देख करके ये जान सकते हैं कि हाँ अब पूरी तरह से ऑन है, अब पूरी तरह से ऑफ है। इस स्विच को अगर आप बीच में रखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं, इट इज आइदर ऑन और ऑफ, यही है। तो ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ वर्किंग, डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ सेंसिंग, सेंस आप इनको डिटेक्ट कर सकते हो। अब होता क्या है कि और भी अगर हम देखें तो अब डिफरेंट टाइप की स्टेट, सर्किट के अंदर बात करें, आप वोल्टेज को मेजर करके ये बता सकते हो कि सर्किट में ऑन ऑफ कंडीशन है। आप उसके करंट को मेजर करके बता सकते हो कि उसमें ऑन ऑफ कंडीशन है कि नहीं। आप उसकी मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन को दे करके भी बता सकते हो कि वो ऑन ऑफ स्टेट में है कि नहीं। लेकिन जब हम क्यूबिट सिस्टम में आते हैं, क्वांटम सिस्टम में आते हैं, तो हम इस तरह से दो स्टेट्स डिफाइन करते हैं, 0 और 1। अब सवाल यह है कि हमने कहा ठीक है, 0 हमारा इट इज जस्ट लाइक हेड ऑफ अ कॉइन, 1 इज लाइक जस्ट अ टेल ऑफ अ कॉइन। लेकिन ये ध्यान रखें, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, हम एक पेडागोगिकल लेडर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक्चुअल में नहीं देख रहे हैं, हम वैसा मान रहे हैं कि मान लो सिक्के के हेड को हम ये मान लें, सिक्के के टेल को हम 1 मान लें। लेकिन एक्चुअल में जब हम उन एटॉमिक माइक्रो लेवल पर इलेक्ट्रॉनों के स्पिन का 0 1 0 1 को यूज करके सुपरपोजिशन कर रहे हैं, तो क्या हम किसी तरह से ये जान सकते हैं कि क्या ये 0 और 1 डिस्टिंक्ट हैं? हमने इनको कलर कोड कर दिया, एक को रेड कर दिया, एक को ब्राउन कर दिया। इससे हमने ये पहचान बना दी कि देखो ये 0 है 1 है, अलग अलग दिख रहे हैं। इनके 0 का अलग स्ट्रक्चर, 1 का अलग स्ट्रक्चर है। तो ये तो हमने अपने सेंसरी तरीके से इनको 0 1 कह दिया और इनको अलग अलग रंग दे दिया, अलग अलग डिजाइन दे दी, तो पहचान में है। बट एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटल लेवल पे काम होता है तो हाउ वी कुड एक्सप्लेन कि ये 0 और 1 डिस्टिंक्ट हैं। तो अब क्वांटम मैकेनिकली डिस्टिंक्ट स्टेट की क्या कंडीशन होती है, इसको हमें डिफाइन करना मैथमेटिकली, सो दैट कि हम उसको कभी इंप्लीमेंट कर सकें एल्गोरिदम के थ्रू। ये सवाल 1930 का है। ये भाई जब पूरा सॉल्वे कॉन्फ्रेंस वो सब चल रहा था तभी का है। और एक जीनियस हैं रहे हैं फॉन जॉन न्यूमॉन। तो न्यूमॉन ने 1932 में एक पूरी मैथमेटिक्स डेवलप कर दी थी अबाउट दिस द बोहर्स इंटरप्रिटेशन एंड डिस्टिंग्विशिबिलिटी एंड डेंसिटी मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, मतलब काफी कुछ सिंगल हैंडेड डेवलप करके एक बुक पब्लिश की थी। और उन्होंने यही क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। तो वहां पर अब खैर वो डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस उस बुक से, उस स्टडी से एक थ्योरम प्रपोज की जाती है, जिसे कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वांटम स्टेट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ स्टेट डिस्क्रिमिनेशन का यही मतलब है कि ऐसी तरीके जिससे कि हम ऑर्थोगोनलिटी और डिस्टिंग्विशनेस को समझा सकें। उस थ्योरम की बहुत सारी मैथमेटिक्स है, आखिरी में उसका आउटकम ये निकल के आता है कि हर वो स्टेट्स जो कि ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हैं वो परफेक्टली डिस्टिंग्विशेबल, सॉरी वो परफेक्टली डिस्टिंग्विशेबल होंगे। दिस इज बैकर बाय थ्योरम। मतलब अगर आपके पास 10 स्टेट हैं, आप उन 10 स्टेट की म्यूचुअल इनर प्रोडक्ट को चेक करें। अगर चेक करते करते जिन जिन कॉम्बिनेशन का इनर प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स वो वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑर्थोगोनल है, या कह लो डिस्टिंक्ट हैं, उनको अलग अलग पहचाना जा सकता है। और जिनका इनर प्रोडक्ट 0 ना आए, इसका मतलब वो नॉन ऑर्थोगोनल है। तो इनर प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में यहाँ पे आया है। तो आप नीचे देखें स्लाइड के इस हिस्से में, यहाँ पर 0 और 1 ये दो स्टेट हैं। हम हमेशा इन 0 और 1 को डिस्टिंक्ट मानेंगे, मतलब सिस्टम को ये मालूम होना चाहिए कि जब मेजरमेंट होगा तो या तो हमें 0 देना है या 1 देना है, क्योंकि सिस्टम ये पहचान रहा है कि 0 और 1 दो अलग अलग चीजें हैं। और सिस्टम कैसे पहचानेगा कि 0 और 1 दो अलग अलग चीजें हैं? क्योंकि हमने सिस्टम को ये बता रखा है कि ये 0 और 1 आपस में 0 इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। तो इसीलिए वो जानता है कि 0 1 दो अलग चीजें हैं, तो जब भी मेजरमेंट होगा तो हम ओवरऑल सुपरपोजिशन के रिजल्ट को या तो 0 या 1 में से किसी एक में हमें कन्वर्ज करना है, बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेट, दे आर डिस्टिंक्ट स्टेट। तो बस आपको यहां से ये समझना है कि इनर प्रोडक्ट का 0 होना ही ऑर्थोगोनलिटी है, और ऑर्थोगोनलिटी का होना ही इस बात का अश्योरेंस, इस बात की गारंटी है कि जिन वेक्टर्स के बीच में, जिन स्टेट्स के बीच में ऑर्थोगोनलिटी है वो डिस्टिंक्ट है, वो अलग अलग है। वो रिजल्ट मेजरमेंट के बाद अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, सिस्टम उनको अलग अलग पहचानता है, उनमें कंफ्यूजन नहीं है। सीधी सी बात, कंफ्यूजन ना होना ही ऑर्थोगोनलिटी है, डिस्क्रीटनेस है। तो न्यूमॉन, ये वो बुक है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, द लेजेंडरी बुक, 1932 की बुक है।
और इसमें उन्होंने बहुत कुछ क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया था। तो अगर कभी किसी फेज में आप थोड़ा सीरियस होकर के क्वांटम कंप्यूटेशन को सीखना चाहेंगे, तो आपको आवश्यकता पड़नी शुरू हो जाएगी कि आप इस बुक को देखें। हालांकि बुक लगभग लगभग 100 साल हो जाएंगे 2032 में, इसके बावजूद भी इसमें काफी कुछ रिलेवेंट है, काफी कुछ रिलेवेंट है, जो कि समझने के लेवल पर जरूरी हो जाता है। तो अब एक फ्लो चार्ट देखें, जो हम लोगों ने अभी तक बात की कि क्वांटम स्टेट क्या है। इट इज नथिंग मोर एंड नथिंग लेस देन द मशीन फॉर प्रिडिक्टिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल मेजरमेंट। ये हम लोग ने पिछले सेशन में देखा था कि आपके पास स्टेट होते हैं, वो स्टेट सुपर पोजिशन स्टेट में होते हैं, वो आपस में उनकी एम्पलीट्यूड कुछ कुछ होता है, देन आप मेजरमेंट करते हैं और पूरे का पूरा स्टेट मेजरमेंट के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने सिक्के उछाले, हमने जैसे उसको पकड़ा तो या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, लेकिन जब तक वो नाच रहा था तब तक वो सुपर पोजिशन स्टेट में था। तो स्टेट्स जो होते हैं बेसिकली एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी मैथमेटिकल, एक ऐसा टूल है जिससे हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, अपने आउटकम निकालते हैं। तो स्टेट वेक्टर्स को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। वी कैन ऑब्जर्व द मेजरमेंट, वी कैन ऑब्जर्व द आउटपुट। सिक्का नाच रहा है, कोई मतलब नहीं कौन सी टीम बैटिंग करेगी कौन सी टीम बॉलिंग करेगी, तभी डिसाइड होता है जब सिक्का गिरता है और हेड और टेल दिखाई पड़ता है। तो हेड और टेल दिखाई पड़ना मेजरमेंट का आउटकम है, उसी में हमारा इंटरेस्ट है। और अब यहाँ पर एक प्रोजेक्शन रूल इस बुक से आया था, और वो प्रोजेक्शन रूल जो है वो ये बताता है कि जो आपका स्टेट है और जो आपके मेजरमेंट है उसमें क्या रिलेशन है। मतलब यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है कि हम सिक्का जब उछालेंगे, तो क्या कोई रूल है ऐसा जो ये डिसाइड करे कि उसमें कब हेड आएगा और कब टेल आएगा। कौन से फैक्टर हैं जो उस हेड और टेल को डिसाइड करेंगे। तो नाचता हुआ सिक्का समझ लीजिए सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट है, सिक्के का पकड़ लेना मेजरमेंट है। तो नाचते हुए सिक्के को हम कहाँ पर पकड़ें कि हमें श्योर कर लें कि यहाँ पकड़ेंगे तो हेड ही आएगा और यहाँ पकड़ेंगे सिक्के को तो टेल ही आएगा। तो ये चीज मैथमेटिकली प्रोजेक्शन रूल से समझाई जाती है। सो अगेन आई जस्ट वांट टू मेक अ कोट बाय द ग्रेट आइंस्टीन कि ट्राई टू मेक एवरीथिंग सिंपल as much as possible but not simpler. It means that we have to be a little bit more serious about the mathematical. So आने वाली स्लाइड में जब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसंट्रेशन देखेंगे, दैट इज दैट बाय दैट कोट की थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग अपने आप को ओरिएंट करें। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 2 डायमेंशन का, कि एक समझ लिए एक्स एक्सिस पर केट 0 है, वाई एक्सिस पर केट 1 है, और हमने कोई सुपर पोजिशन स्टेट साई लिया, तो साई इज अल्फा टाइम 0 केट 0, बीटा टाइम केट 1। अब हम इसका मेजरमेंट करने वाले हैं, हम इसका मेजरमेंट करेंगे, हम इसके ऊपर कोई मेजरमेंट ऑपरेशन लगाएंगे। और मेजरमेंट ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होगा, यानी कि वही है जैसे मान लीजिए हेड और टेल है यहाँ पर, हम इसको पकड़ने वाले हैं, तो या तो हमें हेड आएगा, यानी या तो मेजरमेंट के बाद हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ रह जाएगा, उसका वाई कंपोनेंट 0 हो चुका होगा, या मेजरमेंट के बाद हमारे वेक्टर का केवल वाई की तरफ ही केवल ओरिएंटेशन होगा, एक्स नहीं होगा। ये वही चीज है कि सिक्के को उछाला, या तो हेड ही आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। इसको मैथमेटिक्स कैसे डील करती है, तो मैथमेटिक्स यहाँ पर एक प्रोजेक्शन वेक्टर डिफाइन करती है। आप देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर P0, इसका सिंबल देखें, यहाँ पर एक केट है एक ब्रा है, तो 0 का केट ब्रा, अगर ब्रे पहले कर दिया केट को बाद में कर दिया तो इनर प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने पहले केट किया फिर ब्रे किया तो वो इनर प्रोडक्ट ना बन के प्रोजेक्शन वेक्टर बन जाता है। अब बेसिकली इसके पीछे और गहराई में जाओगे आप लोग वेक्टर कैलकु सॉरी लीनियर अलजेब्रा से, तो आपको पता चलेगा कि जब आप इस रो कॉलम को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो तो आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स पाते हैं। और लीनियर अलजेब्रा में स्क्वायर मैट्रिक्सेस जो होती हैं वही ट्रांसफॉर्म करती हैं, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत होती है। तो वही चीज है। अब यहाँ पर देखें हम छोटी सी थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर रहे हैं कि हम अपने पी को साई पे अप्लाई कर रहे हैं, अपने 0 प्रोजेक्शन वेक्टर को साई पे अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि आप केट ब्रा 0 को, ये केट और ब्रा 0 है, उसको इस अल्फा 0 बीटा 0 पे अप्लाई कर रहे हैं। आप जब अप्लाई करते हुए मैथमेटिक्स करते हुए आओगे, इनर प्रोडक्ट का रूल लगाओगे, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा कि जब प्रोजेक्शन वेक्टर साई के ऊपर अप्लाई होता है तो आपको केट 0 मिलता है विथ प्रोबेबिलिटी अल्फा। ये मैथमेटिकली ये शो कर रहा है कि साई के अंदर जहां अल्फा यानी केट 0, बीटा यानी केट 1 दोनों की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन P0 प्रोजेक्शन वेक्टर ने साई में से केवल क्या बचा रखा है, अल्फा केट 0। फिजिकली इसका मतलब है कि आपका सिक्का नाच रहा था, जैसे हमने उसको इस हिसाब से पकड़ा तो हमारा हेड ही आया केवल। ऐसे ही अगर आप प्रोजेक्शन वेक्टर दूसरा डिफाइन करोगे 1 वाला, तो केट 1 ब्रे 1, इसको आप अप्लाई करोगे, सेम मैथमेटिक्स फॉलो करोगे, क्योंकि प्रोजेक्शन वेक्टर की मैथमेटिक्स चेंज कर दी है, तो अब की बार आपका आउटपुट होगा बीटा टाइम केट 1। तो P1 उसी साई पर अप्लाई होता है, बीटा टाइम केट 1 देता है, P0 उसी केट पर उसी स्टेट पर अप्लाई होता है, अल्फा टाइम केट 0 देता है। इसका मतलब है
वेव फंक्शन या स्टेट वेक्टर, स्टेट तो वैसे का वैसा ही है, हमारे प्रोजेक्टर ऑपरेटर्स हैं जो उसमें से कौन सी जानकारी खींच के बाहर ला रहे हैं। तो ये एक तरह से फिल्टर्स की तरह से काम कर रहे हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमने वैसा फिल्टर लिया और उसी फिल्टर के हिसाब से हमारा आउटपुट आ गया। नाउ दिस इज द सेम थिंग। जैसे कि अब जैसे मान लीजिए मैं एक सिक्का उछाल रहा हूँ, सिक्का उछाल रहा हूँ तो कभी हेड आता है कभी टेल आता है। ये इतना भी पूरी तरह से रैंडम नहीं है, क्योंकि जब सिक्का उछाल रहे हैं तो आपको मालूम है सिक्के में एक तरफ हेड एक तरफ टेल है। तो आप मान सकते हो जब वो इवन नंबर ऑफ चक्कर लगाएगा और जब पकड़ा जाएगा तो मान लो हेड आएगा। अगर वो ऑड नंबर ऑफ चक्कर लगा के पकड़ा जाएगा तो सपोज टेल आएगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैंने सिक्के को उछाला और कुछ तेज उछाला, ज्यादा तेजी से थ्रो किया, उसने तेजी से इवन चक्कर लगाए और मैंने अपने हाथ को यहां आके पकड़ लिया तो हेड ही आएगा। अगर मैंने थोड़ा धीमे से उछाला, धीमे धीमे घूमा और थोड़ा नीचे आके मैंने पकड़ा तो टेल ही आएगा। इट इज नॉट क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज जस्ट द मैथमेटिक्स ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर। तो अगर आपके पास कोई स्टेट है और आप उस पर प्रोजेक्शन वेक्टर लगाते हो और फिर मेजरमेंट करते हो, देन यू विल गेट आइदर 1 और 0। ये एक सिंपलेस्ट केस है जहां हमारे पास एक क्यूबिट है, इसमें केवल दो ही स्टेट हैं, एक 0 स्टेट एक 1 स्टेट है। हमारे पास सिंपल से प्रोजेक्शन वेक्टर हैं, एक P0 एक P1। अब आप इमेजिन करें, अगर आपके पास 10⁻20, अगर आपके पास 20 क्यूबिट हैं, 20 क्यूबिट्स मतलब 2⁻20 स्टेट्स होंगी जो कि सुपर पोजिशन में होंगी। अब उस 10⁻20 स्टेट्स में से आप ऐसा प्रोजेक्शन वेक्टर बनाएं कि वो एक खास तरह की प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू को ही निकाल के लाए। नाउ दिस इज द क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज द मैथमेटिक्स, और एक्चुअल में लोग वो करते हैं। तो प्रोजेक्शन वेक्टर के सबसे सिंपलेस्ट मैंने आपके सामने रखा जस्ट फॉर 2 स्टेट्स 0 एंड 1। ये धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है जैसे जैसे हमारे क्यूबिट्स बढ़ते हैं, बट दैट इज सपोर्टेड बाय द न्यूमन ऑर्डर प्रोजेक्शन रूल। नाउ अब हम स्टेट में आ चुके हैं कि हमारे पास एक स्टेट है, ओके। देन हम एक नई स्टेट बनाएंगे, नई स्टेट बनाएंगे। अब उस नई स्टेट में हम कुछ अल्फा मतलब कुछ सुपर पोजिशन करके कुछ करेंगे, और हम एक स्टेट से एक नई स्टेट जब बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, क्वांटम गेट। अब इस नई स्टेट को प्रोजेक्शन ऑपरेटर पे अप्लाई करके हम अपना मेजरमेंट निकालने वाले हैं। तो ये अब क्यों करने वाले हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपने स्टेट समझा है कुछ कुछ, तो अब स्टेट को एक नई स्टेट में कन्वर्ट करना एक प्रोसेस, फिर प्रोजेक्शन ऑपरेटर से उससे मेजरमेंट का रिजल्ट निकालना दूसरा प्रोसेस। और ये जो स्टेट से नई स्टेट में जाने की जो प्रोसेस है इसको हम विजुलाइज करेंगे ब्लॉक स्फेयर से। तो ब्लॉक स्फीयर एक और एसेंशियल चीज है हमारे सामने समझने के लिए, शुरुआती दौर पर एसेंशियल इसलिए क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि इसके बिना आप क्वांटम कंप्यूटिंग कर नहीं सकते, लेकिन करेंगे तो विजुअलाइजेशन थोड़ा सा इसका अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। सो नाउ वी नीड टू स्टडी द ब्लॉक स्फीयर बिकॉज वी वांट टू नो हाउ अ स्टेट गेट टू अ न्यू स्टेट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन होता है, ये कैसे होता है। सो लेट अस डू अ लिटिल बिट मोर मैथमेटिक्स, सीरियस मैथमेटिक्स। देखो, देखिए आप जैसे यहाँ पर आपके पास एक स्टेट है, ठीक है, अल्फा है बीटा है केट 0 केट 1। अल्फा और बीटा क्या है, एम्पलीट्यूड के साथ एम्पलीट्यूड कहे जाते हैं क्योंकि इनका स्क्वायर जब आप करोगे तो 1 आएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 1। दिस इज द बॉर्न रूल, और जिसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कंजर्व होती है। अब हमें इस बॉर्न रूल को समझना है क्योंकि यही एक सेंटर रोल प्ले करने वाला है आगे जाकर के हमारी सारी मैथमेटिक्स में, कि हमेशा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है, ये एम्पलीट्यूड जो होते हैं इनका स्क्वायर ही क्यों किया जाता है, इनको हम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो होती है उसका ऐसे तो कोई फिजिकल मतलब है नहीं जब तक कि उसकी कोई रियल वैल्यू ना हो। तो जब हम अल्फा को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज अल्फा स्क्वायर, बीटा को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं, अल्फा और बीटा है। तो आप मान लीजिए अल्फा बराबर A+IB कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा बराबर C+ID अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बॉर्न रूल में इसको अप्लाई कर दो। तो जैसे आप इसको इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको A-IB से मल्टीप्लाई करोगे, इसको C-ID से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट A² + B² यहां से आपको मिल जाएगा, C² + D² यहां से मिल जाएगा। मतलब अल्फा स्क्वायर बन गया बेसिकली A² + B², बीटा स्क्वायर बन गया बेसिकली C² + D²। तो आपका जो बॉर्न रूल था वो इस क्यूबिट सिस्टम के लिए एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, A² + B² + C² + D² = 1। आप सबने एक बेसिक ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री पढ़ी होगी, जहां पर A² + B² + C² = R² अगर होता है तो वो स्फेयर की इक्वेशन होती है। यहां पर 1 है तो आप मान लो एक ऐसे स्फेयर की बात हो रही है इसका रेडियस 1 है। लेकिन यहां पर एक चौथा वेरिएबल भी है D²।
अगर केवल ए बी सी इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये एक यूनिट रेडियस का सॉलिड स्फीयर है। लेकिन डी आने से अब इसे कहा जाएगा हाइपर स्फीयर। अब हाइपर स्फीयर थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप स्पेसिफिकली टोपोलॉजी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल बीएससी एमएससी फिजिक्स में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हाइपर स्फीयर है। और एक और फैक्टर है जो टोपोलॉजी में यूज होता है, जिसे कहते हैं ग्लोबल फेज। अब हम यहाँ पर वो सारी मैथमेटिक्स, वो अच्छी खासी मैथमेटिक्स है, उसको हम धीरे धीरे यहाँ पर जस्ट नाम लेके छोड़ रहे हैं कि हमने हाइपर स्फीयर के लिए बॉर्न रूल लगाया और ग्लोबल फेज को रिमूव किया। ऐसा करने से हमारे पास सी स्क्वायर स्पेस आता है, कॉम्प्लेक्स स्पेस। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्टिव 2D स्फीयर। अब ये जो वैल्यू है, अगर ये रियल होती है, अगर ये रियल स्पेयर होता है, रियल स्पेस होता है, क्योंकि हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स यूज करके आए तो हम कॉम्प्लेक्स स्पेयर की बात करेंगे। अगर रियल नंबर के साथ ऐसा होता है तो ये जो बनता है, जो हाइपर स्फेयर जो कि रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है, रेमन स्फेयर में, रिमान स्फेयर बन जाता है। लेकिन चूंकि हम कॉम्प्लेक्स स्पेस की बात कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक स्फेयर। मे बी इट इज डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू एक्सप्लेन एंड फॉर यू टू अंडरस्टूड, बट समझना आपको बस इतना है कि हमने जब क्यूबिट को लिया तो क्यूबिट को विजुलाइज करने के लिए ज्योमेट्री में जब हमने कन्वर्ट किया, देन वी गेट अ ब्लॉक स्फेयर। एक ब्लॉक स्फेयर बनता है। और ये जो डायग्राम है, ये उस ब्लॉक स्फेयर का डायग्राम है जो कि क्यूबिट को रिप्रेजेंट करेगा इस C2 स्क्वायर स्पेस में। दिस इज द मैथमेटिक्स। और अब ब्लॉक स्फेयर आप देख रहे हो, एक स्फेयर है, इसमें ये जो साई है ये एक स्टेट वेक्टर है। और खास बात यह है कि इसको समझाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इस स्टेट वेक्टर की लेंथ कितनी है, मतलब इस ब्लॉक स्फीयर का रेडियस जो कि 1 है। कैसे 1 है, पिछली इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 आया था, तो इसलिए यहाँ रेडियस तो 1 हो गई। फिर एक दूसरा वेरिएबल है थीटा और एक तीसरा वेरिएबल है फाई, पोलर एंगल एजीमुथल एंगल और स्फीयर यूनिट रेडियस का। और एक और खास बात, यहां पर जो थीटा है ये प्लस जेड से लेकर के माइनस जेड तक वेरी कर सकता है। मतलब इसकी रेंज कितनी है, 0 से पाई, 0 से 180। तो यहां से लेकर के यहां 180 का पूरा ये मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जो फाई है ये वेक्टर 360 का मोशन कर सकता है। तो आपका जो स्फेयर का जो ये प्लेन है, इसको हम ग्रेट सर्किल कहते हैं, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, तो आपका फाई जो है वो 0 से लेकर के 360 तक घूम सकता है। लेकिन थीटा हमेशा 0 से लेकर के 180 तक ही मूव करेगा। ये लिमिटेशन इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की होती है, इसका भी क्वांटम से कोई रिलेशन नहीं है। और एक और खास बात आप देखें, यहां पर 0 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अभी अभी इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि 0 और 1 तो ऑर्थोगोनल स्टेट होते हैं, ऑर्थोगोनल स्टेट होते हैं तो हम तो नॉर्मली ऑर्थोगोनलिटी का मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस ही मानते हैं। लेकिन यहां पर तो अंतर 180 डिग्री का हो गया। तो क्या अभी ऑर्थोगोनल नहीं रह गए? अब सवाल है कि अगर जीरो और ऑर्थोगोनल नहीं रह गए तो जो पीछे एसर पेरेस का जो पेपर था, जिसमें कि स्पेसिफिकली बताया गया था कि ऑर्थोगोनलिटी का मतलब ऑर्थोगोनल स्टेट ही वो स्टेट है, ऑर्थोगोनल स्टेट स्पेस ही वो स्पेस है जहां पर हम पूरी क्वांटम मैकेनिक्स काम करने वाले हैं। तो यहां पर समझना यह है कि ऑर्थोगोनलिटी का मतलब हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस नहीं होता है। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब होता है ऐसे स्टेट जिनका इनर प्रोडक्ट 0 हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम C2 स्पेस में है, रेमन स्फीयर या ब्लॉक स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ऑर्थोगोनल स्टेट जो होते हैं वो एंटीपोडल होते हैं। एंटीपोडल मतलब होता है एक एक लाइन के दो सिरे होते हैं। तो यहां पर एंटीपोडल होने की वजह से एक सिरा आपका 0 है और एक सिरा आपका 1 है। तो यहां पर देखिए, यहां पे आखिरी में यही लिखा है कि एवरी डिस्टिंक्ट फिजिकल स्टेट मैप ऑन अ यूनिक पॉइंट ऑन द ब्लॉक स्फीयर। इस ब्लॉक स्फीयर पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट होंगे। लेकिन सबसे खास बात क्या है, हर पॉइंट का जो ऑर्थोगोनल, हर पॉइंट एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ऑर्थोगोनल उसके एंटीपोडल होगा। जैसे ये पॉइंट है जेड प्लस, जेड एक्सिस का पॉजिटिव, इसका एंटीपोडल होगा ये नीचे वाला पॉइंट। तो अगर जेड पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका ऑर्थोगोनल 1 इसके अपोजिट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही वाई का एक प्लस पॉइंट होगा, प्लस वाई एक्सिस पे वाई होगा। अगेन अपोजिट 180 डिग्री पर भी एक माइनस वाई एक्सिस पॉइंट होगा। वो दोनों एक दूसरे के एंटीपोडल होंगे। और एंटीपोडल होने का मतलब है अब वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होने का मतलब है वो क्वांटम कंप्यूटिंग की मैथमेटिक्स में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, बिकॉज जब भी मेजरमेंट किया जाएगा तो या तो रिजल्ट इस पॉइंट पे आएगा या रिजल्ट इस पॉइंट पे आएगा। तो ऑर्थोगोनलिटी मेंटेन रहे हमारे ब्लॉक स्फीयर पे, इसका मतलब है कि वो सारे पॉइंट एक दूसरे के एंटीपोडल होंगे। अब एक और सवाल होता है कि कैसे मान लें कि एंटीपोडल होते हैं, आपने कैसे कह दिया, उसके पीछे भी अगेन मैथमेटिक्स है। ये पूरी मैथमेटिक्स है, जहां आप देख रहे हो कि आप किसी आर को अगर पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करो तो ये तरीका है पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने का। अगेन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, द ग्रेट मैथमेटिक्स, आप इस तरह का एक रिलेशन निकाल सकते हो।
तो यहाँ ऑर्थोगोनलिटी का मतलब हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस नहीं होता, यही समझाने की कोशिश है यहाँ पर। तो ब्लॉक स्फीयर में इस तरह का रिलेशन आता है जहाँ R1 क्या है, R1 मान लीजिए एक स्टेट का पोजीशन वेक्टर है, R2 दूसरी स्टेट का पोजीशन वेक्टर है। अगर वो ऑर्थोगोनल है इसका मतलब है कि उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, तो चलिए इनर प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं। जैसे आप इनर प्रोडक्ट को जीरो करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को जीरो करोगे, तो आपकी इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। यहां से जैसे आगे आप आओगे तो आप देखोगे कि R1 और R2 का डॉट प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। और वेक्टर कैलकुलस में हमें मालूम है कि दो अपोजिट वेक्टर्स जो होते हैं उनका ही डॉट प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन कैसे जज हो रही है, 90 डिग्री के डिफरेंस को समझने से नहीं कि ये 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल है। क्वांटम मैकेनिक्स में हिल्बर्ट स्पेस में, या जो हम जिस वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इफ टू वेक्टर्स जिनके करस्पॉन्डिंग स्टेट का इनर प्रोडक्ट जीरो है, दे विल बी एंटीपोडल, दे विल बी ऑर्थोगोनल। तो वो चीज यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई स्टेट है, हम उसको चेंज करेंगे, तो राइट साइड में आपको एक एनिमेशन चलता हुआ दिख रहा है। आप देखें यहाँ पर जो एरो है ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी ये प्लस जेड की तरफ होता है, कभी ये माइनस जेड की तरफ हो सकता है, कभी ये प्लस एक्स की तरफ होता है, कभी ये माइनस एक्स की तरफ हो सकता है। ये तो 6 तरीके हैं, +x, -x, +y, -y, +z, -z। लेकिन इन जनरल वो इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर जैसे हम अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या तो एक्स वाई को यूज करते हैं या एक्स वाई जेड को यूज करते हैं, ऐसे ही हम अपनी इस मैथमेटिक्स के दौरान या तो 0 1 यानी कि +z एक्सिस -z एक्सिस, यहाँ पे देखें इस फिगर को, 0 मतलब +z एक्सिस, 1 मतलब -z एक्सिस। ऐसे ही +i स्टेट इस मतलब y एक्सिस, -i स्टेट मतलब -y एक्सिस, +x एक्सिस को हम प्लस स्टेट कहेंगे, -x एक्सिस को माइनस स्टेट कहेंगे। तो ये सारे एंटीपोडल हैं। और ये कौन है, इसमें से चार आप देखें यहाँ पर, तो जो प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन है, इस इक्वेटोरियल प्लेन पे चार स्टेट्स हैं, -i, -1, +i, +1। और एक बिल्कुल +z एक्सिस पे 0 है और एक -z एक्सिस पर 1 है। तो जो इक्वेटोरियल प्लेन है ये हाइब्रिड किस्म के हैं। ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इस पे जितने भी ये प्लस माइनस स्टेट हैं, +i -i स्टेट, इनको हाइब्रिड स्टेट हम कह सकते हैं। जबकि प्योर 0 है +z पर और प्योर 1 है 1 पर, -z पर। इन छह टर्म्स को, इन छह बेसिस वेक्टर्स को, छह कार्डिनल पॉइंट्स को हम अपनी मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो जब भी पूरा क्वांटम कंप्यूटेशन में सारा एल्गोरिदम जो भी कुछ चल रहा है उनमें इन्हीं छह का ही सारा खेल चल रहा है। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस वेरी ब्रीफली। ये हमारी मेन इक्वेशन है जो किसी साई को इस स्टेट स्टेट पर, इस ब्लॉक स्फीयर पर दिखाती है। आप देखें, सपोज हमें पहचानना है कि जीरो कैसे आया, ये जो जीरो स्टेट है कैसे आया, क्यों आप +x +z एक्सिस को आप जीरो क्यों कह रहे हो। ये अजम्पशन नहीं है, मैथमेटिक्स है। कैसे, ये वेक्टर साई जब इस जीरो स्टेट पर चला जाएगा तो क्या होगा। अगर आप सोचो ये जो रेड एरो है, इस एरो का टिप इस जेड एक्सिस पे पहुंच गया है, तो उस समय थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू जीरो होने की वजह से प्रोजेक्शन भी जीरो हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो अगर आप अपने वेक्टर की टिप को उठा करके जीरो से कोइंसाइड करा दोगे तो उस समय ये थीटा भी जीरो हो जाएगा और ये फाई भी जीरो हो जाएगा। तो जैसे आप थीटा को जीरो रखोगे, फाई को जीरो रखोगे, तो जैसे ही ये चीज आप इस इक्वेशन के अंदर रखोगे, मास्टर इक्वेशन है मैथमेटिकली क्यूबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्स स्फीयर पर। तो जैसे आप इसमें थीटा जीरो फाई जीरो रखोगे, इंस्टेंटली आपका जो इक्वेशन है ये सिर्फ जीरो में ही रिड्यूस हो जाएगा। इसमें देखो कॉस थीटा जीरो रखने पे कॉस जीरो हो गया, साइन भी जीरो हो गया, तो साइन जीरो का मतलब पूरा टर्म जीरो हो गया, सिर्फ कॉस जीरो मतलब 1, तो आपके पास क्या बचा 1। तो यानी हम +z एक्सिस को 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मास्टर इक्वेशन है क्यूबिट की वो थीटा जीरो और फाई जीरो पर 1 में ही रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही अगर आप सोचें आपका केट का जो जीरो एरो है, जो आपका वेक्टर है इसका एरो यहाँ नीचे है -z एक्सिस पर, ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 और फाई की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि प्रोजेक्शन से ही आपका फाई आता है। ऐसे स्टेट में जब आप इसी मास्टर इक्वेशन में इसको रखोगे देन यू विल गेट जस्ट 1, तो आपके पास सिर्फ 1 आ जाएगा। तो हम +z एक्सिस के पोल को 0 और -z एक्सिस के पोल को 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मास्टर इक्वेशन ऐसा कराती है। हाँ, अब ये अलग बात है कि मास्टर इक्वेशन का डेरिवेशन कैसा होता है, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ दिस थिंग, बट दैट इसको सही मानने के बाद से आप ये सारे स्टेट एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखें, अगर आप +x एक्सिस पे आए तो आप समझें आपका जो एरो है वो यहाँ पे आ गया +x एक्सिस पर। ऐसी स्टेट में क्या होगा, थीटा 90 हो जाएगा, फाई जीरो हो जाएगा। थीटा 90 रखोगे, फाई जीरो रखोगे, इसके अंदर रख करके आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस स्टेट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट। तो जैसे हम +x एक्सिस पे आते हैं और हम प्लस स्टेट पाते हैं, इसको प्लस स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केट जीरो और केट 1 का सुपर पोजिशन है।
इससे पहले या तो हमने प्योर जीरो पाया या प्योर वन स्टेट पाया, लेकिन जब आप इस इक्वेटोरियल प्लेन पे आते हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट वहां रखते हो, तो आपको सुपर पोजिशन स्टेट आती है, मतलब केट जीरो और केट वन का सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन कैसा? प्लस साइन के साथ। तो चूंकि सुपर पोजिशन में प्लस साइन है, इसीलिए इसको हम प्लस स्टेट कहेंगे, इसलिए इसका नाम प्लस स्टेट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप माइनस एक्स एक्सिस पर इस केट को ले जाओगे, इस वेक्टर को, तो आपको फाइव 180 रखना पड़ेगा, थीटा 90 रखना पड़ेगा। देन यू विल गेट केट जीरो माइनस केट वन। ये भी सुपर पोजिशन स्टेट ही है, क्योंकि इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, केट जीरो केट वन का। बट चूंकि माइनस स्टेट है, इसीलिए इसको हम माइनस साइन है, इसलिए इसको माइनस स्टेट कहेंगे। सो एक्स और माइनस एक्स एक्सिस पर, जो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे होते हैं, हमारे प्लस और माइनस स्टेट आते हैं। अब बात आती है बची हुई प्लस वाई एक्सिस पर। तो प्लस वाई एक्सिस पर अगर आप रेड एरो ले जाओगे, तो उस समय आपका थीटा भी 90 हो जाएगा, फाई भी 90 हो जाएगा। तो जैसे थीटा 90 और फाई 90 होगा, आप यहां मैथमेटिक्स करोगे, यू विल गेट दिस केट जीरो प्लस आई टाइम केट वन। ये पिछले पिछले स्टेट में जहां केट जीरो केट वन था, कोई आई नहीं था, आयोटा मतलब आई मतलब आयोटा, तो यहां पर केट जीरो केट वन में एक आई आ गया। ना आई क्या करेगा? आई बेसिकली एक फेज का इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा, लेकिन हम इसे प्लस आई स्टेट कहेंगे। और ऐसे ही माइनस वाई एक्सिस के लिए हम माइनस आई स्टेट को निकाल सकते हैं। तो इस स्फेयर के जितने भी कार्डिनल पॉइंट थे, उनको हमने यहाँ पर इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया, मैथमेटिकली आइडेंटिफाई किया। So this is a major part of the whole mathematics. So till now, if you have any question related with the previous slides, then you may ask. Because after that we will start the gate thing. Gate mathematics पे हम लोग जाएंगे. Okay. Okay. So let's start the second part. Second part में हम लोग बात करेंगे unitary operation, विग्नर थ्योरम। जैसे जैसे इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में भी एक इवोल्यूशन होता है, मैथमेटिक्स में भी इवोल्यूशन होता है। तो क्या क्वांटम स्टेट का भी इवोल्यूशन होता है? क्वांटम स्टेट जब ट्रांसफॉर्म होती है, क्वांटम स्टेट जब बदलती हैं, तो क्या होता है? देखें, जरा समझने का प्रयास करें। विग्नर ने ये कहा था कि जब आप ब्लॉक स्फेयर से क्वांटम स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जब ये क्वांटम स्टेट जीरो से वन प्लस आई माइनस आई इस तरह से मूव करेंगे, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको हमें प्रिजर्व रखना होगा। ये जब मूवमेंट हो रहा होगा, तो हमें कुछ चीजों को सिक्योर करना पड़ेगा। क्या सिक्योर करना पड़ेगा? हमें एक्स वाई जेड के बीच के एंगल को सिक्योर करना पड़ेगा। मतलब हम जब स्टेट चेंज करेंगे, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा स्फीयर पिचक गया, क्योंकि जैसे स्फीयर कहीं से पिचकेगा, कहीं से दबेगा, तो तुरंत ही एक्स वाई जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री न रह जाएगा। यानी कि जीरो वन के बीच में वो जो 180 की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, वो गायब हो जाएगी। उसको हमें प्रिजर्व रखना है। हमें स्टेट को चेंज भी करना है, बट प्रिजर्व रखना है कि ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन डिस्टर्ब ना हो, वायलेट ना हो। तो वो सारे रोटेशन जिनके होने के दौरान स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज होने का मतलब प्लस जीरो से मान लो प्लस आई हो गया, प्लस आई से प्लस जीरो हो गया, ये सब हो, लेकिन उस दौरान क्या प्रिजर्व रहे? इनकी प्रोबेबिलिटीज प्रिजर्व रहे, या कह लो इनके बीच के एंगल प्रिजर्व रहे। तो इस तरह के ऑपरेशंस जो कि प्रिजर्वेशन को रखते हुए वेरिएशन हो रहे हैं, मतलब वैसा ही है कि आप कोई भी काम करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उन काम से संविधान के मूल नियम का उल्लंघन ना हो। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ मूल मूल नियम यही है कि ऑर्थोगोनलिटी मेंटेन रहे और एंटीपोडल वाली वैल्यू मेंटेन रहे, स्टेट को वैसा चेंज करो। उन्हें हम यूनिटरी ऑपरेशन कहते हैं। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि स्फीयर है, वो रिप्रेजेंट करता है एरो से। एंगल बिटवीन द एरो इज द प्रोबेबिलिटी। सो वी आर नॉट अलाउड टू चेंज द एंगल्स, एंगल बिटवीन स्टेट और जो हमारे बेसिस वेक्टर उनके नहीं, उन बेसिस वेक्टर के बीच के एंगल को भी हम नहीं चेंज कर सकते। सो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होंगे? ऐसे होंगे जो एंगल को प्रिजर्व रखेंगे। अब ये हिल्बर्ट स्पेस वगैरह थोड़ा टेक्निकल सा नाम हो गया, बस आप इंट्यूशन ये समझें कि हम ये जब स्टेट चेंज करेंगे ब्लॉक स्फीयर पर, तो हम ये कोशिश हमेशा, कोशिश क्या मतलब, हमारी ये पहली प्रायोरिटी होगी, एंगल मस्ट बी प्रिजर्व, एंड सच ऑपरेशंस आर कॉल्ड द यूनिटरी ऑपरेशन। और ये बहुत अच्छी एक रिसेंट पेपर है इस पे, इसी पे कि विग्नर थ्योरम कैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ काम करता है। तो फाइनली हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जब हम स्टेट वेक्टर के रोटेट करेंगे, तो उस समय मेजरमेंट बेसिस चेंज हो सकती है। मतलब हम जीरो वन की बजाय प्लस वन माइनस वन में अपना कैलकुलेशन करें, हम जो स्टेट बनाना चाहते हैं हम उसमें उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए, और ये सारा कुछ प्रिजर्व रहेगा, तो हम अपने क्वांटम एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कर पाएंगे।
तो हमें मेजरमेंट बेसिस भी चेंज करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी वाली प्रिजर्वेशन रखना है, हमें स्टेट को प्रिपेयर भी करना है, एल्गोरिदम को रन भी कराना है। ये सब कुछ कैसे होगा, ऐसा करने के लिए हम क्वांटम गेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वांटम गेट्स बेसिकली वो यूनिटरी ऑपरेशंस हैं। यूनिटरी ऑपरेशन मतलब वो सारी हरकतें जिनको हम स्टेट से के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बात को अश्योर रखेंगे कि उससे किसी भी लेवल पर एंटीपोडल, ऑर्थोगोनलिटी, इन सब पे कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो क्वांटम गेट इज जस्ट अ फैंसी नेम ऑफ दैट मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड द यूनिटरी ऑपरेशन। तो क्वांटम गेट का लॉजिक क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, क्यूबिट क्या है, ब्लॉक स्फीयर पे एक पॉइंट होता है, ठीक है। यूनिटरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, उन पॉइंट के रोटेशन होते हैं। और ऐसा करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम जो सर्किटरी डिजाइन करते हैं, हम जो फिजिकल इंतजामात करते हैं, वही फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ही हमारे गेट है। सो क्वांटम गेट इज सिंपली इज अ कंट्रोल्ड रोटेशन ऑफ ब्लॉक वेक्टर। जो ब्लॉक स्फीयर पे वेक्टर है, जो पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको कंट्रोल तरीके, कंट्रोल मतलब उन सारी सख्त नियमों को फॉलो करते हुए, एंटीपोडल और ऑर्थोगोनलिटी, उनके तहत जो ये सारे रोटेशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम गेट। अब आज की डेट में तो बहुत पूरा चिड़ियाघर बना हुआ है क्वांटम गेट्स के, वैरायटी ऑफ, जैसे जू ऑफ पार्टिकल्स आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड मॉडल में, ऐसे ही क्वांटम गेट्स भी हैं। ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटम गेट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और आप ये राइट साइड में देखो, इसे क्वांटम सर्किट कहते हैं। तो क्वांटम गेट करते क्या है, ये हम लोग बात करेंगे, आखिर में यही बात करूंगा, यही मिस्ट्री आखिर में लोग एक्सप्लोर करेंगे कि हमने क्यूबिट लिए, ये जितनी भी लाइनें दिख रही क्यूबिट हैं, इनके ऊपर ये अलग अलग तरह क्वांटम गेट लगाए और अलग अलग टाइम पर मेजरमेंट किए, और मेजरमेंट करके फिर हमने कुछ वो प्राप्त किया जिसके लिए हमने सारा काम किया था। तो हम तमाम तरह के क्वांटम गेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप एक्स वाई जेड एस टी एच आर जेड आर वाई, कंट्रोल नॉट, स्वैप, कितने सारे हैं। किया क्या, पाया क्या। तो आप एक, ये एक फ्लो, एक टेबल आप देखो। 1982 से, जब से इसमें एक तरह से बूम आना शुरू हुआ, इस पे बात होनी शुरू हुई फाइनमैन के जमाने से, हमने एल्गोरिदम बनाए, हमने टेलीपोर्टेशन को देखा, एरर करेक्शन देखा, हमने सर्च इंजन्स बनाए, सर्च एल्गोरिदम बनाए, फिर हमने क्वांटम एल्गोरिदम और भी बेहतर तरीके के बनाए जो अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं। धीरे धीरे आप जरा 2018 और 2020 पे आइए, आपको कुछ बड़े ही ऐसे वर्ड सुनाई पड़ रहे हैं जो आज की डेट में अरबों की मार्केट है। आज की डेट में कितने सारे कोर्सेस इस पे चल रहे हैं, कितने सारी पर्सनल लोग इस पे लेक्चर कोर्सेज बनाए हैं। दैट इज द मशीन लर्निंग। क्वांटम को हटा दीजिए, मशीन लर्निंग की बात, क्वांटम को हटा दीजिए, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग की बात। हमने इन सारे प्रोसेसेस से, फिजिक्स कम्युनिटी ने इन सारे प्रोसेसेस से क्वांटम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम बना लिए हैं, डीप क्वांटम न्यूरल नेटवर्क बना रखे हैं। ये वो हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटर पर रन करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आज की डेट में चैट जीपीटी एक बहुत क्रांतिकारी टेक्निक है, क्योंकि वो क्लासिकल कंप्यूटर पर क्लासिकल एल्गोरिदम को अप्लाई करके क्लासिकल आपके सामने रिजल्ट्स दे रही है, अब आप सोचें कि हमने डिजाइन कर रखी है क्वांटम मशीन लर्निंग जो कि क्वांटम कंप्यूटर पर रन करेगी, क्वांटम न्यूरल नेटवर्क जो कि क्वांटम कंप्यूटर पर रन करेंगे, और क्वांटम कंप्यूटर जो कि पैरेललिज्म के फॉलो करते हैं, विच आर सो, मतलब मल्टी मिलियन मिलियन टाइम फास्टर होते हैं क्लासिकल कंप्यूटर से। तो अगर भविष्य में हमने सारी मुसीबतों के बाद क्वांटम कंप्यूटर बना लिए, उस पे क्वांटम मशीन लर्निंग और क्वांटम न्यूरल नेटवर्क के प्रोग्राम अप्लाई कर दिए, फिर उन रिजल्ट्स की क्या वैल्यू होगी, वो किस तरह के रिजल्ट होंगे, वो किस तरह कैपेसिटी होगी जो हमारे हाथ में आ चुकी होगी। यही वो सपना है, यही वो टारगेट है जिसकी वजह से अरबों अरब खरबों खरब रुपए पूरी दुनिया के जायंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज द ड्रीम, बिकॉज वी हैव अचीव्ड ऑल दिस थिंग एटलीस्ट ऑन थ्योरी। और उसमें क्वांटम गेट, क्वांटम सर्किट का इस्तेमाल है। सो दिस इज द मोटिवेशन व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, why people are investing so much, because they want to implement the machine learning thing and the neural network thing at least on the quantum system। ठीक है, ये और भी क्वांटम गेट्स हैं तमाम तरह के, यहाँ पे मैंने जैसे उसको एक डॉक्यूमेंट किए हैं, ये बहुत सारे क्वांटम गेट हैं। और सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो क्वांटम गेट को समझने के लिए हमें पाउली मैट्रिसेस समझनी पड़ेगी। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज फ्रॉम द फिजिक्स, स्पिन ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वॉल्यूम 3 फैनमैन का है, उसमें बहुत अच्छे से चैप्टर 11 में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप उसको बहुत ही मतलब आप पढ़ सकते हो, वहां से निकाल सकते हो। अब मैंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे आपके सामने रखी है। पाउली गेट का मतलब मतलब एक्स गेट का मतलब क्या होता है। तो एक्स गेट क्या है, जैसे मैंने बताया, क्वांटम गेट क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ब्लॉक वेक्टर के ऊपर इन कंट्रोल मैनर। तो पाउली मैट्रिक्स में जो एक्स मैट्रिक्स होती है वो इसका तरीका है 0 1 1 0। सपोज आपने इसको केट जीरो पे अप्लाई किया, मतलब केट जीरो कहाँ था, पॉजिटिव जेड एक्सिस पर, आपने इसके ऊपर एक्स गेट अप्लाई किया। अब आप यहाँ पर ये पूरी मैट्रिक्स करिए। अब आप देखें यहाँ पर एक्स को जीरो पे अप्लाई करने का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करना। आप मल्टीप्लाई करिए, आप मल्टीप्लाई करते आओगे, आखिर में आपको मिलेगा 0 1 जो कि केट 1 है।
इसका मतलब है एक्स, ये जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब केट जीरो पे अप्लाई करेगी तो क्या मिलेगा, केट वन। और ब्लॉक स्फीयर में जीरो और वन एंटीपोडल होते हैं। इसका मतलब है एक्स एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, एक्स गेट एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो जब केट जीरो पे अप्लाई होगा तो ब्लॉक स्फीयर घुमा कहाँ कर देगा, केट वन पर। यानी कि 180 डिग्री का रोटेशन प्लस से माइनस डायरेक्शन की तरफ अगर आपको करना है, तो आपको एल्गोरिदम के अंदर जब आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो आप केट के ऊपर ये मैट्रिक्स अप्लाई करोगे। सामान्य भाषा में हम इसे कहेंगे कि हमने एक्स गेट अप्लाई किया। ऐसे ही अगर आप जीरो वन के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। तो एक्स गेट क्या कर रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्यूबिट, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये नॉट जो ये, हाँ सही है, ये नॉट नॉट गेट है हमारा, क्लासिकल नॉट गेट है। तो क्लासिकल नॉट गेट क्या करता है, आप इनपुट जीरो करते हो आउटपुट वन मिलता है, फ्लिप कर देता है। आप इनपुट वन भेजते हो आउटपुट जीरो मिलता है। ऐसे ही एक्स गेट क्या करेगा, एक्स गेट जीरो पे अप्लाई होगा तो ब्लॉक वेक्टर कहाँ घुमा कर देगा, वन पर। और अगर आपने वन पे अप्लाई किया तो 180 घुमा करके कर देगा जीरो पर। तो बेसिकली पाउली गेट क्या है, एक फ्लिप गेट है। जैसे नॉट गेट फ्लिप गेट होता है, वैसे पाउली गेट एक फ्लिप गेट है जो क्यूबिट को फ्लिप कर रहा है, जीरो स्टेट को वन में। ऐसे ही अगर हम जेड गेट की बात करें तो जेड का स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है जो कि सिग्मा जेड पाउली जेड मैट्रिक्स होती है। जब आप जेड को अप्लाई करोगे तो आप ये रिजल्ट देखो, जेड क्या करेगा, जीरो स्टेट पे अप्लाई होगा उसको जीरो रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो रिमेन्स जीरो। लेकिन जैसे ही वन पे अप्लाई होगा वो माइनस वन कर देगा। अब माइनस वन का मतलब क्या है, क्योंकि ब्लॉक स्क्वायर में कहीं कुछ माइनस तो है नहीं, या तो जीरो है या वन है या माइनस केट है या प्लस केट है। ये माइनस वन केट क्या होता है, तो माइनस वन केट के लिए आपको थोड़ा सा आयर फॉर्मूला समझना पड़ेगा। आयर फॉर्मूले में ई की पावर आई पाई अगर है तो आप, माइनस वन का मतलब होता है ई की पावर आई पाई। इसका मतलब है कि जब आप वन केट पर जेड अप्लाई करोगे तो वन केट रहेगा, लेकिन साथ में उसमें पाई डिग्री का एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास, आई डोंट नो आप समझ इसको देख पा रहे हैं कि नहीं, जैसे ये हमारा वन स्टेट है, ये वन स्टेट है। जैसे इस पे जेड अप्लाई होगा इट विल रोटेट बाई पाई। आप ये रोटेशन देख पा रहे हैं, इसे उंगली को देखेंगे तो जस्ट रोटेट 180। तो जेड एक्स क्या कर रहा है, एक्स जीरो को फ्लिप कर दे रहा है वन पर, वन को फ्लिप कर दे रहा है जीरो पर। लेकिन जेड गेट जब जीरो पे अप्लाई होगा कुछ नहीं करेगा, जेड गेट जब वन पे अप्लाई करेगा इट विल फ्लिप इट लाइक दिस, फ्लिप कर देगा 180 का। तो ये एक फेज का डिफरेंस लाता है, और ये फेज का डिफरेंस एल्गोरिदम लिखेंगे जब हम, तो इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्टिसिपेट करेगा। वाई गेट क्या होगा, वाई गेट में आप देखोगे ये वाई मैट्रिसेस होती है, पाउली वाई मैट्रिक्स, ये जब अप्लाई होती है तो ये क्या करेगी, जीरो स्टेट को आई टाइम वन में फ्लिप कर देगी और वन को माइनस आई टाइम जीरो में। मतलब एक तो गेट फ्लिप कर रहा है, जीरो को वन में कर दे रहा है, वन को जीरो में कर दे रहा है, जस्ट लाइक एक्स। लेकिन साथ में आई और माइनस आई का मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। तो आई और माइनस आई का मल्टीप्लीकेशन होने का मतलब है, अगर आप आयलर के हिसाब से देखोगे तो या तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस या थ्री पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो ये ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपकी केट जीरो है, केट वन किया और 90 डिग्री घुमा दिया, या केट वन है, केट जीरो किया 270 डिग्री घुमा दिया। तो स्टेट को केवल फ्लिप नहीं किया जा रहा है, उसको घुमाया भी जा रहा है। और ये सब घुमाई घुमानता जो भी चीज हो रही है, इसके दौरान यूनिटरी ऑपरेशंस हैं, कोई भी प्रोबेबिलिटी वाला वायलेशन यहाँ पर नहीं चल रहा। एक और गेट है, आखिरी की कुछ स्लाइड है जिसमें कि हाइडमर्ट गेट है। हाइडमर्ट गेट की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि अभी तक आपने जितने भी गेट पढ़े वो या तो जीरो को वन में कर रहे हैं या वन को जीरो में कर रहे हैं, या उनको ही जीरो रहते रहते उनको ट्विस्ट कर दे रहे हैं, वन रहते रहते उसको ट्विस्ट कर दे रहे हैं। तो या तो जीरो या वन, यहीं पर बात चल रही है। कोई भी जीरो से इस प्लेन पे नहीं आ रहा, ये जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन है इस पे कोई नहीं आ रहा है। इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर आपको लाना है देन यू हैव टू अप्लाई द हाइडमर्ट गेट। तो हाइडमर्ट गेट ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, हाइडमर्ट वॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिकली उसी से बना है। तो हाइडमर्ट गेट जब आप अप्लाई करते हो तो आप देखो यहाँ पर, हाइडमर्ट गेट बेसिकली एक्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो जीरो को प्लस वन में कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब आपकी स्पेड जैसे जीरो थी, प्लस वन कहाँ थी, एक्स, तो 90 डिग्री घुमा रहा है, एंटीपोडल नहीं जा रहा है, जीरो को 90 डिग्री इस वाले प्लेन पर, जो एक्स जो ग्रेट सर्किल का प्लेन है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई चीज जीरो था, ये जीरो था, इसको घुमा के इस तरह से कर देगा। तो वन है, इसको घुमा करके जीरो कर दिया, जीरो है इसको घुमा करके प्लस माइनस वन कर दिया, सॉरी मैं जरा सा चार्ज लगा दूं बस, चार्ज। ओके, सो आपका जो हाइडमर्ट गेट है वो क्या कर रहा है, वो जीरो या वन स्टेट को इक्वेटोरियल लाइन पर स्विच कर दे रहा है।
इसी चीज को यहां से दिखाया गया है कि अगर आपके पास जीरो स्टेट है, आपने उस पर हार्डमर लगाया, देन द जीरो स्टेट रोटेटेड टू दिस प्लस एक्स एक्सिस। ये बिल्कुल इस तरह से ऐसे ये घूम करके यहाँ पे आएगा, ऐसे घूमता है, ये ऐसे स्विच नहीं करता है, ये एक रोटेशन लेता है। एक बीच की एक्सिस है जो आप यहाँ पर जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, आप सोचें ये एक्सिस है, ये जीरो था, तो ये ऐसे घूम के आएगा और इस तरह से प्लस एक्स। ऐसे कैसे घूम रहा है अगेन इसकी मैथमेटिक्स है, बट आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग, इसको कर रहे हैं, तो इस तरह से घूम के आएगा। ऐसे ही कोई अगर आप देखोगे, अगर हेडमेट को फिर से वन पे अप्लाई कर दोगे फिर जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो था, घूम के आया प्लस पर और फिर घूम के चला गया जीरो पर। तो इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया इस डायग्राम में। आपने एक बार हेडमेट लगाया तो स्टेट प्लस पे आया, फिर हेडमेट लगाया फिर स्टेट जीरो चला गया। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर एक कोन जैसा बन रहा है। अगर आप बार बार हेडमेट लगा रहे हो, हटा रहे हो, लगा रहे हो, हटा रहे हो, तो आपका स्टेट यहाँ पर एक तरह का सर्कुलेट करेगा और एक कोन ट्रेस करेगा। तो हडमड एक ऐसा गेट है जो कि खुद का इन्वर्स होता है। मतलब एक बार लगाया फिर दोबारा लगा दिया तो वहीं पहुंच गया जहां पहले था। मेमोरी स्टोर, ऐसा लगता है मेमोरी को ये जुड़ा हुआ है, जीरो से प्लस गए थे और फिर से हम घूम के जीरो ही जाएंगे, तो अपनी मेमोरी को मेंटेन करता है। यही चीज वन के साथ भी है। वन पे आप लगाओगे तो जीरो माइनस गेट पे जाएगा, और माइनस पे लगाओगे तो अगेन वन गेट पे ये आ जाएगा। सो दिस इज ऑल दिस थिंग। एंड एरडोस का ये कोटेशन है, एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर शुरुआत खत्म कर रहा हूँ अपना टॉक, कि जैसे जैसे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। ये ये उसकी ब्यूटी जिसको दिखती है वही उसके एक्सप्लेनेशन की ब्यूटी को भी अप्रिशिएट कर सकता है। तो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ब्यूटी, यू फील द ब्यूटी ऑफ नंबर्स इटसेल्फ। फिर जब वो सवाल आएगा ऐसा कैसे हुआ, देन यू विल फील द ब्यूटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन। तो एक इंटरेस्ट जो होता है वही इस सारी एक्टिविटी का रूट है। एडोस ने कहा था कि व्हाई द नंबर्स आर ब्यूटीफुल। अगर ये क्वेश्चन है, इट इज जस्ट लाइक आस्किंग व्हाई द बीथोवेन्स नाइन्थ सिम्फनी इज ब्यूटीफुल। इफ यू डोंट सी व्हाई, समवन कांट टेल यू। मतलब उस व्हाई का एक्सप्लेनेशन, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन आपको तभी कोई समझा पाएगा व्हेन यू फील व्हाई दिस इज ब्यूटीफुल और व्हाई द क्वेश्चन इज देयर। So I know the numbers are beautiful, and if they are not beautiful, there is nothing. And this is not true with only for the numbers. This is true for all the mathematics. And the whole quantum computing is just mathematics, simple mathematics, and nothing else. Visualization के tools हैं. So this is all about for this session. In the next session, it will be the last session. We will discuss some mathematics of the entanglement and the limitations of the quantum computing, and how the present quantum computing and quantum technology market is growing. So this is all from my side for this session. Thank you for joining. Thank you, sir. I hope I'm audible. So the session is open for question and answer. So if you have any question, comment, anything you want to pick up for discussion, you can write here in chat box, or you can unmute yourself and speak directly. And at the same time, we have shared attendance some feedback form for this session in this chat box, as well as in our official WhatsApp group. It is necessary for all the participants to fill that form, and it certainly gives us the idea about what we are doing and how we can do even better. So if you have any question, the session is open for discussion. And regarding the slides, I have already told yesterday that all the resources we are having, we will share with all participants. Regarding yesterday's first session, I have already shared my presentation slides with you in the group. Similarly, you will follow, and studies regarding recordings are also available. So don't forget that part. If you have any question, any point, any observation, any comment. Actually, all the slides are all sessions of all the slides are in a same file. So when we conclude all the sessions, then I will share the whole file in a single PDF set. Okay, Lalit. So Okay, sir. So let's go take lunch break, and then we'll meet again for the final session. And
9:45. So please join just a few minutes early before the session, like 1:30, something like that. With this, uh, for this session. So thank you so much Okay, for all thank you. participants joining us and listening us. And your appreciation, it's really encouraging us, and your feedback and all. I think that certainly helps us for. Thank you so much.